हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्त आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आदिवासी योजनाओं को करने वाले हैं आज बहुत ही शानदार तरीके से। और हमारी ये जो टोटल योजनाएं जो चल रही हैं उसका नवा भाग है। पूरी योजनाओं की मैं थ्योरी करवा रही हूँ आपको, साथ में एमसीक्यू भी कराती जा रही हूँ अलग अलग पार्ट लाके। इसमें मैंने महिला बाल विकास की सारी योजनाएं आपको करवा दी हैं, जितनी भी टोटल हो चुकी हैं। 6 पार्ट में महिला बाल विकास की कंप्लीट हो गई थी। जो 7वां और 8वां और जो नवा पार्ट है वो ये आदिवासी योजनाओं का है। अलग अलग सेपरेटली अलग अलग डिपार्टमेंट की योजनाओं का आपके सिलेबस में दिया है, जैसे कि महिला बाल विकास हुई, आदिवासी हुई, स्वास्थ्य विभाग की हुई है ना, और सामाजिक न्याय मंत्रालय की हुई। तो इसी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, जहाँ पर इसके पूरे जो 8 लेक्चर हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली है हमारी इसके पहले 34 योजनाएं हो चुकी थी। अगली है वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ कब हुआ था? 28 अक्टूबर 2014 को वन बंधु कल्याण योजना का आरंभ हुआ था। ये जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछते हैं कि वन बंधु कल्याण योजना कब आई थी? तो वन बंधु कल्याण योजना आई थी 2014 में। किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो जनजाति मंत्रालय के अंतर्गत आती है। क्या उद्देश्य है इसका? आदिवासी लोगों का कल्याण करना, मानव विकास सूचकांक में आदिवासी लोगों का स्तर बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य है। तो ये पूरा वन बंधु कल्याण योजना के बारे में है। शुरू में जब ये योजना चलाई गई थी तो ये 10 राज्यों में चलाई गई थी पायलट परियोजना के रूप में। ये 10 राज्य कौन से थे? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात। शुरू में ये 10 राज्यों में आरंभ की गई थी। जनजाति व्यक्तियों की मिश्रित सुविधा के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मतलब जनजातियों में क्या बोला गया है कि उनको उनका जो क्षेत्र है उसमें सारी सुविधाएं, आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराने के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये जो राज्य चुने गए हैं ये संबंधित राज्य की सिफारिश पर चुने गए हैं जिनकी साक्षरता दर कम है। तो याद रखना, जनजाति व्यक्तियों के लिए वन बंधु कल्याण योजना में प्रत्येक ब्लॉक के लिए कितने करोड़ रुपए दिए जाएंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। याद रखना, इस ये जो योजना है इससे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कब आरंभ हुई थी। दूसरा पूछा जाएगा किस मंत्रालय के अंतर्गत हुई थी। तीसरा ये पूछा जाएगा इनमें से कौन सी योजना आदिवासी लोगों के कल्याण के लिए बनाई गई है। तो आपको 3-4 योजना दे देंगे तो उसमें आ जाएगा ये वन बंधु कल्याण योजना। आरंभ में कितने राज्यों के लिए चलाई गई है? तो आरंभ में 10 राज्यों के लिए ये चलाई गई है। जहाँ पे जनजातियों का प्रतिशत ज़्यादा है वहाँ पे ये चलाई गई है और उनके प्रत्येक क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ये जो जिस क्षेत्र के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे उसमें क्या क्या सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी? बुनियादी ढांचे का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, देखभाल और आजीविका पहल शामिल है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका पर ध्यान केंद्रित करते हुए आदिवासी क्षेत्रों का समग्र विकास भी किया जाएगा। पहले इस ब्लॉक की जो आबादी थी, पहले इसमें जो ब्लॉक की जो आबादी है उसको जनजाति आबादी के 33% को चुना। मतलब ऐसे क्षेत्रों को चुना जहाँ पर जनजाति उस ब्लॉक में 33%, उस ब्लॉक की टोटल जनसंख्या की 33% जनजाति है, वहाँ पर सबसे पहले उन क्षेत्रों को 10 करोड़ रुपए वहाँ की सुविधा के लिए दिए गए। 2021-22 से 2025-26 के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपए का बजट इनकी दिया गया है। और इस कार्यक्रम में 12 लघु वनोपज को शामिल किया है, जिसमें तेंदुपत्ता, बांस, महुआ का बीज, साल पत्ता, साल का बीज, लाख, चिरौंजी, जंगली शहद, आंवला, अदरक, गम, करंजी शामिल है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आरंभ की गई थी इस योजना के अंतर्गत। तो 28 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुई। जनजाति कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत शुरू में 10 ब्लॉक में आरंभ की गई, 10 राज्यों में आरंभ की गई और प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10 करोड़ रुपए दिए। ये इसके मेन क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिया है या जिन्होंने हमारा ऑनलाइन ज्वाइन किया है या जिन्होंने हमारे ऑफलाइन नोट्स लिए हैं, घर मंगवाए हैं, उनको हमारा ऑनलाइन एक ग्रुप मिला होगा, ऑनलाइन तैयारी ग्रुप, जहाँ पर आपको 2 टेलीग्राम और 1 व्हाट्सएप ग्रुप दिया जाता है। हम ट्रिक द्वारा व्हाट्सएप पर तैयारी कराते हैं और फिर रोज़ टेस्ट लेते हैं।
हमारा अकेला एक ऐसा चैनल है, एक अकेला ऐसा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन है जो डेली टेस्ट प्रोवाइड कराता है। डेली आपको तैयारी कराई जाती है एक टॉपिक की और डेली टेस्ट होते हैं। आज रात को 9 बजे से 200 मैराथन प्रश्नों का टेस्ट है किशोर न्याय अधिनियम के। किशोर न्याय अधिनियम का जो संशोधन हुआ है 2015 का 2022 में, उसके करीब 200 प्रश्नों का आज टेस्ट होगा। वो उसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में करके तैयार करवा दिया था हमारे ग्रुप वालों को, साथ में ट्रिक्स द्वारा भी धाराएं याद करवा दी थी और आज उसका टेस्ट। ऐसे ही जैसे ये जो योजना है, ये योजना हो चुकी है पूरी जनजाति योजना के 200 प्रश्नों का टेस्ट भी हो चुका है। और ये जो जनजाति योजना है, इनकी जो जैसे डेट है एकदम से याद नहीं रह पाती, इतनी सारी योजनाओं की मिक्स हो जाता है माइंड में, तो हमने इसको भी ट्रिक द्वारा याद करवा दिया है योजनाओं को, तो ट्रिक हमेशा माइंड में कैच रहती है। तो जो लोग भी हमारा ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है सिकल सेल एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम ये कब आरंभ हुआ था। तो देखो NHM के तहत, NHM का मतलब होता है नेशनल हेल्थ मिशन, मतलब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। ये जो आरंभ हुआ था NHM की बात करें तो NHM आरंभ हुआ था 2013 में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने NHM के तहत 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी को काम करना शुरू किया था और हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन जो बनके तैयार हुआ था, मतलब मिशन का जो गठन हुआ था वो 2021 में हुआ था। हीमोग्लोबिनोपैथी जो कार्यक्रम शुरू हुआ था 2016 में और ये बनके तैयार कब हो गया था, मतलब मिशन कब हुआ था इसका 2021 में, याद रखना। मध्य प्रदेश में 2016 में हीमोग्लोबिनोपैथी का आरंभ किया गया। हीमोग्लोबिनोपैथी में क्या क्या आ गया, थैलेसीमिया और सिकल सेल रोग आ गए। ये दोनों ही रोग जो हैं आनुवांशिक हैं, अपने पेरेंट्स से बच्चों में पहुंचते हैं। और सिकल सेल रोग में क्या होता है, जो ब्लड सेल्स रहती हैं, जो गोल ब्लड सेल्स होती हैं, वो कैसी हो जाती हैं, ऐसी हो जाती हैं हंसिया के आकार की। प्रारंभ में भारत सरकार ने इसको 22 नवंबर 2016 को आरंभ किया था, लेकिन बाद में इसे 2023 में राष्ट्रीय स्तर पर लागू कर दिया गया। शुरू में ये 2016 में आरंभ किया गया था, फिर एक सिकल सेल एनीमिया मिशन या हीमोग्लोबिनोपैथी मिशन का गठन कब हुआ था, 2021 में हुआ था और 2023 में इसको पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आरंभ कर दिया था। उसका उद्देश्य क्या था, जो ST समुदाय हैं या जनजाति समुदाय हैं उनके बीच सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित और प्रबंधित करना। जो सिकल सेल एनीमिया है वो जनजाति क्षेत्रों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, तो इन्हीं को टारगेट करते हुए ये आरंभ हुआ था। सिकल सेल एनीमिया के लिए निदान, उपचार और जागरूकता कार्यक्रम इसके अंतर्गत लाए जाते हैं। लक्ष्य क्या है, 2047 तक देश में इस बीमारी को ख़त्म करने का लक्ष्य रखा है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलित करने का लक्ष्य कब तक रखा है, तो सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा गया है 2047 तक। कब तक रखा है, 2047 तक सिकल सेल एनीमिया को उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है। अभी हमने पढ़ा सिकल सेल एनीमिया मिशन जो कि 2016 और 2021 में लाया गया था। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय सिकल एनीमिया उन्मूलन मिशन। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, तो ये जो राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन है ये 1 जुलाई 2023 को आरंभ हुआ था। कहाँ से आरंभ हुआ था, शहडोल से आरंभ हुआ था। याद रखना, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन कहाँ से आरंभ हुआ था, हमारे मध्य प्रदेश के शहडोल से आरंभ हुआ। ये राष्ट्रीय स्तर का है, लेकिन ये कहाँ से आरंभ हुआ है, ये शहडोल से आरंभ हुआ है। और किसने शुरू किया है, मोदी जी ने इसको आरंभ किया है। यह जो कार्यक्रम है भारत के सभी जनजातीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश में फैले और क्षेत्रों में सिकल सेल एनीमिया की जांच, रोकथाम और प्रबंधन के लिए एक मिशन मोड के रूप में काम करता है। तो याद रखिएगा, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शहडोल से क्या काम करता है, ये जितने भी जनजाति क्षेत्र हैं उन जनजाति क्षेत्रों को टारगेट करता है और बताता है कि अब सिकल सेल एनीमिया की जांच करना है, रोकथाम करना है और प्रबंधन करना है, इसके लिए चलाया जाता है। इस कार्यक्रम में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड जैसे सिकल सेल के अधिक व्याप्त वाले 17 जिलों के 278 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है इसके अंतर्गत।
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल की गई है। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के तहत सिकल सेल रोग के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच भी की गई है। यह जो मिशन है राष्ट्रीय सिकल सेल मिशन 3 वर्षों में 7 करोड़ आबादी की जांच का प्रयास करेगा। सरकार ने 2047 में 2047 जो कि भारत का अमृतकाल माना जाएगा, क्योंकि पूरे 100 वर्ष हो जाएंगे, तो इसमें अमृतकाल में ये कहा गया है कि इस जो सिकल सेल एनीमिया है उसको पूरी तरह से उन्मूलन किया जाएगा। सिकल सेल रोग एक क्रोनिक सिंगल जीन विकार होता है। यह एक दुर्बल करने वाला प्रणालीगत सिंड्रोम उत्पन्न करता है, जिससे क्रोनिक एनीमिया हो जाता है, तीव्र दर्दनाक अंग रोध होते हैं, क्रोनिक अंग क्षति हो जाती है, जीवन प्रत्याशा में भी कमी आती है। भारत के ये उच्च फोकस वाले 17 राज्यों में क्रियान्वित है। आपसे पूछेंगे कि जो सिकल सेल एनीमिया मिशन है वो कितने राज्यों पर फोकस है भारत के, तो भारत के 17 राज्यों पर फोकस है। कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम, उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार और उत्तराखंड। ये 17 राज्यों पर बेस्ड है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में मिशन मोड में क्रियान्वित किया जा रहा है। भारत में ये 278 जिलों में लागू किया जाएगा। कितने में किया जाएगा? 278 जिलों में लागू किया जाएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य कार्डों के वितरण कार्यक्रम की शुरुआत भी इधर ही से शहडोल से ही की गई थी। और जो आयुष्मान कार्ड वितरण जो होते हैं वो ग्राम स्तर पर, नगरीय स्तर पर, ग्राम पंचायतों में यहाँ पर होते हैं। तो ये सारा का सारा फैक्ट राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया और हीमोग्लोबिनोपैथी के बारे में याद रखिएगा। इतना डिटेल में आपका इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। मैंने पूरा सिकल सेल एनीमिया आपको करवा दिया है। तो सबसे पहले सिकल सेल एनीमिया के लिए कार्यक्रम को आरंभ करने वाला राज्य कौन सा था? हमारा मध्य प्रदेश था, है ना। 2016 में आरंभ किया। मिशन कब बना? 2021 में आरंभ हुआ। सिकल सेल क्या है? सिकल सेल में जो कोशिकाएं हैं वो इस तरह हंसिया के आकार की हो जाती हैं, जो आरबीसी है। इसको उन्मूलित करने का लक्ष्य कब तक रखा है? उन्मूलित करने का लक्ष्य रखा है 2047 तक। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकल सेल जो एनीमिया है वो एनीमिया दिवस कब मनाते हैं? सिकल सेल एनीमिया दिवस कब मनाते हैं? 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 19 जून को सिकल सेल एनीमिया दिवस मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ हुई थी? तो जो प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना है वो 2009-10 में आरंभ हुई थी। कब हुई थी आदर्श ग्राम योजना? 9-10 में आरंभ हुई थी। इस योजना के तहत ऐसे गांव का विकास करना है जहां पर अनुसूचित जाति की संख्या उस गांव की आबादी से 50% अधिक हो। सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना कब आरंभ हुई? तो कब आरंभ हुई? 2009-10 में आरंभ हुई। इस योजना के तहत कैसे गाँव का विकास करना है जहां अनुसूचित जाति की संख्या उस गाँव की आबादी से कितना अधिक हो? 50% से अधिक हो। ये इसका उद्देश्य है। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम को नहीं फॉलो किया है तो एक बारी इंस्टाग्राम पे जाकर देख लीजिए। आकांक्षा 1957 ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी है। आपको जाके केवल एक बारी देख लो। अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन पसंद आते हैं तो आप फॉलो कीजिएगा। वहाँ पे आपको सुपरवाइज़र के लिए, एमपीपीएससी प्रीली के लिए बहुत अच्छे अच्छे एडवांस लेवल के एमसीक्यू मिलेंगे जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो सारे लोग उसको फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको नहीं लगता कि नहीं ये मेरे काम के नहीं है तो बिल्कुल फॉलो मत कीजिएगा, बट एक बार जाके ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखिएगा। निःशुल्क है, निःशुल्क ही आपको पढ़ने के लिए चीज़ें मिलेंगी। फ़ोटोज़, रील्स के माध्यम से क्वेश्चन याद करवाए जाएंगे। इसकी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो कमेंट बॉक्स से भी आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक, फेसबुक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो वो भी करा दीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। यहाँ पर हाय लिखकर भेज दीजिएगा। यहाँ से भी आपको बहुत सारे स्टेटस के द्वारा भी क्वेश्चन याद होते रहेंगे। ये जो आदर्श ग्राम योजना है ऐसे गाँव के लिए है जहाँ एससी जो है, अनुसूचित जाति जो है
वो 50% से ज़्यादा है। इस योजना में केंद्र सरकार द्वारा चयनित गाँव के लिए प्रति गाँव 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। कितने दिए जाते हैं? जैसे वन बंधु में जनजातियों के लिए प्रत्येक ब्लॉक के लिए 10 करोड़ दिए जाते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रत्येक गाँव के लिए 21 लाख रुपए दिए जाते हैं। कैसे गांव के लिए दिए जाते हैं? जहां की आबादी जो है वो 50% से ज़्यादा है जातियों की। सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए 20 लाख रुपए दिए जाते हैं इस 21 में से, और प्रशासनिक कार्यों के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। इस प्रकार से टोटल 21 लाख रुपए खर्च किए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो आदर्श ग्राम योजना है, जिसको PMAGY बोलते हैं, इसका उद्देश्य है साक्षरता दर, प्राथमिक शिक्षा पूरी करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, मातृ मृत्यु दर में कमी करना। इस योजना के अंतर्गत आने वाले गांवों में सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आवश्यक सभी बुनियादी ढांचे का निर्माण करवाया जाता है। अनुसूचित जाति और गैर अनुसूचित जाति के बीच असमानता को कम करके सामाजिक आर्थिक संकेतों की पहचान भी इसके अंतर्गत कराई जाती है। इसके अलावा गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति के सभी लोगों को भोजन और आजीविका उपलब्ध कराने के उपाय भी कराए जाते हैं। यह सुनिश्चित करना कि अनुसूचित जाति के जो बच्चे हैं वो माध्यमिक शिक्षा स्तर तक अपनी शिक्षा पूरी कर सकें, ये भी इसका उद्देश्य है। कुपोषण से बचाने के लिए, महिला और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं, तो ये सारा भी इसका उद्देश्य है। योजना के सफल क्रियान्वयन के माध्यम से गांव के निवासियों को होने वाले लाभों के लिए निरंतर रूप से इस योजना को विस्तारित किया गया और 2018-19 से नए गांवों को लेने का निर्णय लिया गया। मतलब जो गांव हो चुके हैं 10 सालों में, उसके अलावा नए गांवों को लेने का निर्णय किया गया। इस योजना में जो 21 लाख रुपए दिए जाते हैं वो 20 लाख रुपए अंतराल भरण घटक के लिए और 1 लाख रुपए जो होते हैं, जो प्रशासनिक कार्य होते हैं राज्य, जिला और ग्राम स्तर पर, उसमें 1:1:2 के अनुपात में प्रशासनिक खर्च के रूप में दिए जाते हैं। मतलब केंद्र का, राज्य का, जिला का और ग्राम का इस अनुपात होता है। ये केंद्र का हिस्सा, ये राज्य का, ये जिले का और ये ग्राम का, इस तरह से ये अनुपात में दिए जाते हैं। 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश की जो मंत्रिपरिषद है, उन्होंने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का संचालन करने के लिए जो नया नोडल विभाग बनाया है, वो अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को बनाया है। 2020-21 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आदर्श योजना के तहत 117 नए ग्रामों का भी चयन किया गया है। ये भी याद रखिएगा, 2020-21 में कितने नए आदर्श ग्राम बनाए हैं? तो 117 नए आदर्श ग्राम बनाए हैं। फ्रेंड्स, ये हमारा महिला पर्यवेक्षक का बैच है, हम जीतेंगे बैच है। बिल्कुल स्कूल जैसी तैयारी इसमें कराई जा रही है। जिस तरह से याद कराया जाता है, सारे फैक्टर रटवाए जाते हैं, कठिन टॉपिक है तो ट्रिक द्वारा याद करवाया जाता है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको? ये जो ऑनलाइन बैच अगर आप लेते हैं तो क्या क्या मिलता है? बहुत कम समय में आपकी सारे सिलेबस तैयार होगा। सबसे मेन चीज़, डेली आप टेस्ट देंगे तो आपका खुद का, मतलब खुद अपना मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपकी कैसी क्या तैयारी हो रही है। डेली का एक टारगेट रहता है और फिर रात को उसका टेस्ट होता है, तो जिससे कि पूरा एक दिन का आपका टारगेट बना रहता है कि आज आपको करना ही करना है। इसमें हम 100 तो प्रैक्टिस सेट देंगे तो यहीं से ही आपके कम से कम 10,000 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। 1,000 हम CDP के MCQ देंगे। CDP के MCQ वो वाला पार्ट देंगे जो बाल विकास वाला। इसके अलावा बाल नीतियाँ, बाल संस्थान, गैर संस्थागत देखभाल और महिलाओं बालकों की देखभाल, ये सारे जो स्पेशल फैक्ट हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इसको मैं टॉपिक वाइज बहुत शानदार तरीके से करंट डाटा के साथ अपडेट करवा के याद करवा रही हूँ। टॉपिक वाइज अभी मैंने परसों ही टॉपिक करवाया है संस्थागत देखभाल, इसमें बाल ग्रह हुए, संप्रेषण ग्रह हुए, विशेष ग्रह, पश्चातवर्ती ग्रह, ये सारा, शिशु ग्रह, क्रैन सेंटर, ये सारा कुछ कवर करवाया है। महिला वसति ग्रह, ये सारे के सारे जो हैं आपके 4th पार्ट सिलेबस में कंप्लीट रहेंगे। सारा बहुत इजी लैंग्वेज में कवर करवाया जा रहा है। छोटे छोटे से टॉपिक देकर याद करवाए जा रहे हैं। 1,000 ICMR के MCQ होंगे। इससे बाहर आपका कोई भी ICMR क्वेश्चन नहीं जाएगा। इसमें आपका 2020 का ICMR प्लस 2024 का MCQ रहेगा। डेली टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, जैसे कि आज मैंने आपको ऊपर ही बताया। आज हमारे जो ग्रुप है उसमें किशोर न्याय अधिनियम का टेस्ट है। किशोर न्याय अधिनियम के 200 प्रश्नों का टेस्ट है। इसके अलावा क्वेश्चन जो कठिन होते हैं उनको हम ट्रिक द्वारा याद कराते हैं, जैसे कि कोई परिभाषा हुई, कोई बाल विकास के सिद्धांत हुए, योजनाओं की डेट हुई, ICMR का जो डाटा है वो हुआ, सारा कुछ। मतलब कहीं कोई संस्थान है तो वर्तमान में कहाँ कितने हैं, स्थापना कितनी हुई थी, जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जैसे कि बाल कल्याण परिषद हुआ, केयर हुआ, ये इस टाइप के जो संस्थान हैं,
ये कब बने थे, कहाँ पे बने थे, भारत कब सदस्य बना था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, सारा कुछ हम कवर करवा रहे हैं। साथ ही साथ ऑडियो लेक्चर्स भी, करंट टॉपिक के ऑडियो लेक्चर्स दिए जाते हैं ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएँ। डेली सरल तरीके से बनी टॉपिक वाइज पीडीएफ दी जाती है। प्रबंधन टॉपिक वाइज कवर करवाया जाता है। योजनाएं जो मैं आपको अभी जैसे योजना करवा रही हूँ, ऐसे ही मैं कम से कम हज़ारों योजनाएं की प्रैक्टिस आपको करवा दूंगी। एग्ज़ाम तक हमने महिला बाल विकास की और जनजाति की योजना करी, अब स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं होंगी, सामाजिक न्याय विभाग है उसकी योजनाएं होंगी, ग्राम पंचायत की योजनाएं होंगी, पंचायत विभाग की। तो ये जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो फास्ट ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इन चीज़ों को जल्दी और बहुत कम समय में और संपूर्ण जो पॉइंट पढ़ना है वही पढ़ पाएँ, ये सारा ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा सुपरवाइज़र के 11,000 एक क्वेश्चन का प्रश्न बैंक दिया जाएगा। 70 से 80,000 प्रश्नों की प्रैक्टिस इसमें रोज़ कराई जाएगी, मतलब एग्ज़ाम तक कराई जाएगी। अधिनियम धाराएं ट्रिक द्वारा करवाई जाएंगी, गणित कंप्यूटर शक्ति ट्रिक द्वारा। ये अधिनियम की सारी धाराएं करना जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन शिफ्ट में होना है, तो कोई भी धारा पूछी जा सकती है जिसको आप नॉर्मली याद नहीं कर सकते हैं तो उसको आप ट्रिक द्वारा कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस आप कम समय में तैयार कर सकते हैं। 3 ग्रुप मिलेंगे आपको, 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप पर, उस पर तैयारी होती है। आपको क्या करना है, मुझे व्हाट्सएप करना है 6260190944 पर, 6260190944 पर। यहाँ आपको मुझे व्हाट्सएप करके हाय लिखना है और बताना है कि आपको ऑनलाइन बैच ज्वाइन करना है। हम आपको पेमेंट नंबर देंगे, आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है। जैसे ही पेमेंट आएगा हम आपको ग्रुप में जोड़ लेंगे। अगर आप हार्ड कॉपी भी लेना चाहते हैं तो आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं। हार्ड कॉपी का चार्ज 1699 है, जिसमें आपको ये ऑनलाइन बैच जो है निःशुल्क मिलेगा। हार्ड कॉपी में एक एमसीक्यू बुकलेट आएगी, एक वन लाइनर बुकलेट आएगी और 5 थ्योरी बुकलेट आएगी। जो भी आप लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बहुत ही सरल तरीका है पढ़ने का और बहुत ही सारा कुछ आपको मिलेगा। प्रैक्टिस सेट में सारे एडवांस लेवल के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं, प्रीवियस में अलग अलग राज्यों में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में जो पेपर हुए होंगे सुपरवाइज़र के, वो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो जो भी लेना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय कहाँ, एक क्या होते हैं एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय को EMRS बोलते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1997-98 में इसकी शुरुआत हुई थी। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय किसके द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, तो ये जनजातीय मामले के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। और इसके लिए भारत में ST के लिए मॉडल आवासीय स्कूल बनाने की भी, मतलब एक ऐसा जिस तरह से केंद्रीय विद्यालय होते हैं जिसमें सारी सुविधाएं रहती हैं, उसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर बनाना है जो एकलव्य आवासीय विद्यालय रहते हैं उनके लिए। इन स्कूलों के लिए जो वित्त पोषण है, मतलब जो पैसा दिया जाता है, वो अनुच्छेद 275(1) के तहत दिया जाता है। प्रत्येक उपजिले में जो तहसीलें होती हैं वहाँ पर ऐसी क्षेत्र जहाँ पर कम से कम 20,000 ST की आबादी है, ये उस क्षेत्र की कुल आबादी का 50% होना चाहिए। या तो ये होना चाहिए कि जितनी आबादी है उसका 50% जनजाति हो या कम से कम 20,000 जनजाति हो। EMRS पहले के लिए जो भूमि थी, पहले 20 एकड़ थी लेकिन अब 15 एकड़ कर दी है। वर्तमान में एकलव्य आवासीय विद्यालयों की बात करें तो 704 एकलव्य आवासीय विद्यालय हैं जहां पर कक्षा 6 से कक्षा 12 तक के छात्रों के साथ शिक्षा दी जाती है और राज्य सरकारों द्वारा इसके लिए वित्त का पोषण दिया जाता है। वर्ष 2022 तक 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले प्रत्येक ब्लॉक और कम से कम 20,000 आदिवासी वाले व्यक्तियों में एक EMRS होगा, ऐसा बोला गया है केंद्र सरकार ने। दूरस्थ क्षेत्रों में भी इस माध्यम से विशेष शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। जो EMRS स्कूल हैं वो प्रत्येक विद्यालय में इसकी 420 छात्रों की क्षमता होती है। वर्तमान में 2072 छात्र हैं। मध्य प्रदेश में 70 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय हैं जिसमें कक्षा 6वीं में 1795 बालक हैं, लड़कियां 1820 हैं और बालिका हैं वो 3615 हैं। भारत में कुल 690 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय हैं। याद रखना कितने, 690। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के अंतर्गत स्कूलों को चलाने के लिए विद्यार्थियों के खर्च के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष प्रति बच्चा लागत 1.09 लाख भुगतान किया जाता है। सबसे ज़्यादा EMRS कहाँ पर है, उड़ीसा में है। 2024 के बजट में मध्य प्रदेश के अंतर्गत 2 आवासीय विद्यालय मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। इसमें मैंने बहुत सारी योजनाएं आपको करा दी और बहुत डिटेल में मैंने कराई। अगर आपने एक योजना पढ़ ली तो उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। ऐसा नहीं करना है आपको एक योजना पढ़ी और अकेले ईयर अकेला उसका पढ़ लिया, ऐसा नहीं करना है। आपको सारा कुछ उससे संबंधित फैक्ट याद करने हैं। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।